अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत। तो आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हो, बड़ी मशहूर सीरीज थी, तो उसमें जो सारे बादशाह थे और बाकी वजीर वगैरह और सब जो कबीले थे जो आपस में लड़ रहे थे, उनको बहुत खौफ रहता है कि विंटर इज कमिंग, कि सर्दियां आ रही हैं और उसके साथ साथ उनकी मुसीबतों में इजाफा हो जाएगा। तो लाहौर वाले जो है उनके लिए खौफ ये रहता है कि ऑटम इज कमिंग, कि खिजां आ रही है और खिजां आते ही अपने साथ एक मुसीबतों का पलटून साथ लेके आती है। उसके अंदर ये है कि इस दफा गुजार साहब की इनकॉम्पिटेंस की वजह से डेंगू भी वापस आ गया और फ्लू आ जाता है, जुकाम आ जाता है, स्मॉग, ये भी खास एक लाहौर की स्पेशलिटी है। स्मॉग आ जाती है, उसके बाद हम सबकी आंखें जलती रहती हैं, हमारे बच्चे बीमार होते रहते हैं। और एक और जो बिल्कुल प्योर लाहौर की स्पेशलिटी है वो ये है कि टीएलपी का एक धरना हो जाता है, और इस दफा भी धरना हो गया। अब मजाक की अगर हम सारी बातें अलग छोड़ी, तो इस दफा जो धरना हुआ है उसके अंदर जो क्लैशेस हुए हैं, जो हर साल उनके क्लैश होते हैं, तो इस साल जो क्लैश हुए हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों का ये कहना है कि उनके तकरीबन 80 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अच्छा, टीएलपी वालों का कहना है कि उनके 6 से 7 लोग जो हैं वो उनको पुलिस एक्शन में उनकी जान चली गई। तो ये एक काफी सीरियस मैटर है जो हर साल ही हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है। कितने सालों से हो रहा है बेनज़ीर? 4 सालों से नताशा। अभी वैसे अभी 8 बजे हैं और अभी तक जो लॉन्ग मार्च है उनका, क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है, वो गुजरांवाला तक पहुंचा है कल से, जब से शुरू हुआ है। अच्छा, ये 4 सालों से क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो तहरीक लब्बैक का जो सबसे पहला धरना था वो नवंबर 2017 में उन्होंने किया था। आपको याद होगा, फैजाबाद में 3 हफ्ते का उनका धरना था। उसके बाद से अब तक मेरे ख्याल से वो कोई तकरीबन 7 दफा तो सड़कों पे आ चुके हैं, इसको शामिल करके, इस धरने को शामिल करके कुछ 7 दफा वो सड़कों पे आ चुके हैं। और 6 दफा इस हुकूमत ने और पिछली हुकूमत ने 6 दफा उनके साथ मुआहदे साइन किए हैं, या साइन किए हैं वर्बली या रिटन, लेकिन मुआहदे हुए हैं तहरीक लब्बैक के साथ। अच्छा, जो सबसे पहला धरना था जो 2017 वाला था, वो निकले इसलिए थे क्योंकि तब का जो इलेक्शन का कानून था उसमें कोई तरमीम करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस पे ये सड़कों पे निकल आए थे। 3 हफ्ते ये बैठे रहे फैजाबाद में, और उसी वक्त ही नताशा, आप कह सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट सेट हो गया था, क्योंकि उस वक्त की हुकूमत ने अपने जो वजीर कानून थे उनसे इस्तीफा मांगा इस धरने की वजह से। और उस वक्त जो मुआहदा साइन हुआ उसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी थे जिनके दस्तखत थे। उसमें एहसन इकबाल साहब थे जो तब के वजीर भी थे, और उसमें जनरल फैज हमीद, जो मेरे ख्याल से अभी DGISI है, वो उनका भी नाम था। वो एक फैसिलिटेटर के नाम पे उसका दस्तखत था। उसी वक्त प्रेसिडेंट एक सेट हो गया था। उसके बाद से जितनी दफा भी तहरीक लब्बैक सड़कों पे आई है, कोई ना कोई मुआहदा हुकूमत साइन करने के लिए तैयार ही होती है। अच्छा, डिफरेंट इश्यूज हैं जिसपे ये लोग निकले हैं। पहले इलेक्शन का जो कानून था उस पे तरमीम पे निकले। उसके बाद आसिया बीबी का जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से ये निकले 2-3 दफा। और अभी पिछले साल फ्रांस में कोई कार्टून पब्लिश हुए थे, उसके खिलाफ खैर पूरे बहुत से मुस्लिम ममालिक में एहतजाज हुआ था, उसके उसके ऊपर भी ये लोग निकले थे। और इनका तब पिछले साल नवंबर में ये मुतालबा था कि जो फ्रांस के सफीर हैं उनको आप मुल्क से निकालें, और हुकूमत मान गई थी। और हुकूमत ने कहा था कि हम इसको, ये रेजोल्यूशन नेशनल असेंबली में लेके जाएंगे। तो आज वो फिर से इसलिए निकले हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा वो मुतालबा जो हुकूमत मान गई थी, जिससे हमें हुकूमत ने एग्रीमेंट की थी, वो पूरा करें। तो ये है अभी तक की इनकी टाइमलाइन। अच्छा, एक बहुत फनी बात है कि हुकूमत उनके साथ मानी कि हम रेजोल्यूशन जो हैं वो कौमी असेंबली में लाएंगे, लेकिन रेजोल्यूशन एक प्राइवेट मेंबर ने मूव किया और हुकूमत ने कहा हमने तो मुआहदा किया लेकिन हम प्राइवेट मेंबर के थ्रू भी ये काम हो सकता है। तो उन्होंने एक तरह से डिसोन भी कर दी थी वो रेजोल्यूशन। तो बहुत ही एक मजाया माहौल था उस दिन कौमी असेंबली में कि हुकूमत ओन भी नहीं कर रही थी लेकिन मुआहदा भी उन्होंने किया था। तो यही मेरा ख्याल है कंफ्यूजन जो है उसका शिकार रही है हुकूमत जब से टीएलपी जो है वो सामने आई है। और मेरा ख्याल है हमें ये भी रिमाइंड करवाना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि टीएलपी का जो पहला धरना था बेनज़ीर, जिसका भी आपने हवाला दिया, वो इलेक्शंस एक्ट में तरमीम के ऊपर, वो इलेक्शन से कुछ देर पहले था, 2018 के इलेक्शन से। और पीटीआई के बहुत से जलसे जुलूस होते थे जिसमें वो उसी तरह की बातें करते थे जिस तरह टीएलपी करती थी।
वो उसी तरह के इल्जामात मजहब की को बुनियाद बना के लगाते थे जो टीएलपी लगाती थी। और फैजाबाद धरना की जो जजमेंट है उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ खुद से। मैं नहीं चाहती कि मुझे स्क्राइब करें, ये एट्रीब्यूट करें, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। उसमें कहा गया कि हमने आईएसआई से पूछा कि सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है टीएलपी का, प्लेस ऑफ वर्क क्या है, एड्रेस क्या है, फंडिंग कहाँ से आती है, और हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर हमने पूछा, आईएसआई ने कहा उनका मैंडेट नहीं है ये सब चीजें पता करने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा आपका मैंडेट क्या है। अच्छा, इन सवालात के जवाब एक सील्ड एनवेलप में अदालत को दिए गए और अदालत से कहा गया कि आईएसआई का मैंडेट जो है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। अदालत ने पूछा क्यों, अदालत को कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर जो फैजाबाद धरना जजमेंट है उसमें अदालत ने मुख्तलिफ ममालिक की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उसमें प्रॉपर उन्होंने एक कंपैरिजन किया है कि अक्सर जो हैं वो कानून के तहत ही चलती हैं, उनके मैंडेट्स जो हैं वो सबको पता होते हैं, पब्लिक नॉलेज होते हैं। खैर, ये एक और वीडियो में इस पे बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं क्या उनको किसी लीगल फ्रेमवर्क के तहत चलना चाहिए या इसी तरह बिल्कुल ही ओपेक तरह से जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है उनको ऑपरेट करना चाहिए। एक और वीडियो इस पे हमें जरूर करनी चाहिए। अच्छा रीमा, ये मैं टाइमलाइन की जब बात कर रही थी तो उसमें मैं ये शामिल करना भूल गई कि अप्रैल में इस साल तहरीके लब्बैक पे पाबंदी लगाई गई थी। और मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे पता है, आप इस पे बेहतर रोशनी डाल सकती हैं, कि अभी तक तहरीके लब्बैक एक कलादम तंजीम है, लेकिन इलेक्शन भी वो लड़ रही है। कंटोनमेंट बोर्ड का भी आपने देखा कि अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मेरी जब इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों से कुछ महीने पहले बात हुई थी तो तब तक उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारे पास अभी हुकूमत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस जमात पे आप पाबंदी लगाएं। तो उस पे भी जरा रोशनी डालें कि उसका वो कहाँ तक अभी तक बात पहुंची है। अच्छा, ये दो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। हुकूमत ने क्या किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन कमीशन के साथ एज अ पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है उसको एंटी टेररिज्म, जो दहशतगर्दी के खिलाफ कानून है, उसके तहत बैन कर दिया। उन्होंने जो आईनी तरीकाकार है एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसॉल्व करने का, वो रास्ता नहीं अपनाया। अब ये वही बता सकते हैं कि उन्होंने क्यों ये रास्ता नहीं अपनाया। शायद इसलिए कि अगर एक आपने पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो उसमें कुछ सेफ गार्ड्स होते हैं, एडिशनल सेफ गार्ड्स होते हैं। आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना एक राय देती है और वो जो दूसरी पार्टी है जिसको आप बैन करना चाह रहे हैं उनकी बात भी सुनती है। तो आप, लेकिन जो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आप तंजीमों को बैन करते हैं वो तंजीमें होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी। इस तरह तो कल हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, किसी को भी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत, क्योंकि वो बिल्कुल एक यूनिलैटरल प्रोसीजर होता है, आपको सुनना भी नहीं पड़ता दूसरी पार्टी को, आप उन्हें बैन कर सकते हैं। और बैन के बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि आपके दफ्तर नहीं हो सकते, आपकी जो स्पीच है वो नहीं दिखाई जा सकती, आप फंड्स नहीं इकट्ठा कर सकते। ये सब जो है ये टीएलपी पे अभी भी है। उन्होंने एक रिव्यू किया था हुकूमत के साथ, अभी तक उनका रिव्यू जो है वो नहीं माना गया, तो अभी भी टीएलपी बैंड है। लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं गई टू डिसॉल्व देम एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हम देख रहे हैं कि वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं क्योंकि वो जो तरीकाकार है वो मुख्तलिफ है। तो अजीब, सही बात है, बहुत ही समझ नहीं आती हुकूमत ने वो क्यों नहीं किया। कंफ्यूजन नहीं है, लीगली तो बिल्कुल क्लियर है। हुकूमत ने उनको डिसॉल्व नहीं किया एज ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बैन कर दिया। तो इसका मतलब है वो बाकी सब चीजें नहीं कर सकती लेकिन वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। अच्छा, मुझे तो खैर ये चीज जो है वो बड़ी एक को लगती है कि ये जिस तरह बेनती ने पूरी टाइमलाइन दी, आपने भी रीमा से बात की है, इतने मुआहदे साइन कर किए हैं और पिछली हुकूमत ने भी किया, इस हुकूमत ने भी किया। ये इतना ज्यादा प्रेशर जो है ये क्या इस चीज को ये समझा जाए कि इनसे मिसहैंडल होता है? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह बीच में आपको याद होगा कि एक दफा जब खादिम रिजवी साहब जिंदा थे तो किस तरीके से एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके सारी इनकी लीडरशिप को अरेस्ट भी कर लिया गया और कहा यह गया कि इनको काफी हद तक एक तरीके से मैनेज कर लिया गया। तो मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी एक दो दिन पहले कि ये इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, फिर इनके नंबर्स तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने यही कहा कि अगर गवर्नमेंट को मालूम तो होगा
कि इस किस्म की कोई चीज हो सकती है, तो इसको एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करना होता है कि कुछ होता है आप टॉप लीडरशिप को अरेस्ट करते हैं, कुछ होता है कि आप जहां पर आपको पता हो कि इन्होंने इस जगह पे धरना दे देना है वहां पर आप पुलिस बिठा देते हैं, इस तरह की चीजें कर लेते हैं। तो अगर अगर इस तरीके से कर लेते, कुछ फैक्टर इन पहले से ही थोड़ी सी प्रीएम्प्टिव मूव कर लेते तो शायद रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने 22 लाख वोट लिए थे पंजाब के अंदर, और इनकी 2 जो हैं वो सूबाई असेंबली की सीट्स भी हैं सिंध असेंबली के अंदर। तो वैसे तो ओवरऑल हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि जो मजहबी जमातें होती हैं जब इलेक्शन में वो आती हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं होती, लेकिन ये टीएलपी को हमने बहुत जल्दी राइज करते देखा है कि उनकी राइज भी है, उनकी पॉपुलैरिटी भी है। तो ये एक बड़ा एक डेंजरस किस्म का भी एक जो आपको पता है कि वो जिस किस्म की उनकी डिमांड्स हैं, जिस तरह की डिमांड्स कर रहे थे कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकाल दें और इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, तो अगर वो अगले इलेक्शंस तक, जिस तरह अभी रीमा ने भी कहा कि अभी तो इलेक्शन तो वो लड़ सकते हैं बिकॉज अभी तक उस वाली चीज नहीं हुई, तो अगर वो ज्यादा सीट्स ले गए, क्या इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है कि नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है, हुकूमत के लिए भी परेशानी की, और हुकूमत बाय द वे वैसे यानी कि हुकूमत ने तो खैर बैन ही इसलिए किया था क्योंकि हुकूमत को इनकी सोच और इनकी सारी चीजों से उन्हें लग रहा था कि ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसको बैन बिल्कुल होना चाहिए। ये हुकूमत का उस वक्त मौका। जी, मुझे तो मजे की बात यहाँ पे ये लग रही है कि सॉरी, हमारा ये हमेशा से अंदाजा था, सही था या गलत था, कि टीएलपी जो है वो किसके इशारे पे या किसके कहने पे मुतहर्रिक हो जाती है। तो इस दफा मसला ये हुआ है कि आपको पता है कि एक मसला इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वा शहरों के बीच में भी चल रहा है, तो कुछ कहा नहीं जा सक रहा कि ये इशारा किस तरफ से आया है। क्या ये इशारा इस्लामाबाद की तरफ से आया है और क्या ये इशारा पिंडी की तरफ से आया है, और अगर पिंडी की तरफ से आया तो पिंडी के किस कैंप की तरफ से आया है। ठीक है, तो ये नहीं समझ आ रही। तो मुझे तो सबसे फनी बात ये लग रही है कि इस दफा कहाँ से जो शोले भड़क रहे हैं, ये चिंगारी आई कहाँ से है। और लेकिन नताशा ये भी तो हो सकता है कि कहीं से इशारा ना आया, खुद ही ये, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी पॉपुलर भी है। नहीं, ये तो देखें, इस वक्त अगर हम देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो एक्टिव वर्कर है वो टीएलपी का। ये तो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हाँ, आई एम श्योर अगर इमरान खान साहब के साथ कोई ज्यादती हो जाए और उनको निकाल दिया जाए तो शायद उनके वर्कर्स जो हैं वो भी गुस्से में सड़क पे शायद निकल आएंगे, लेकिन टीएलपी वाली चीज तो किसी और पार्टी में रेप्लिकेट नहीं होती हुई नजर आ रही ना। इट्स क्योंकि रिलीजन बीच में इन्वॉल्व है और वो रिलीजन को बेस बनाते हैं, तो उन्होंने तो जो जुनून वो इन्फोर्स कर दिया हुआ अपने लोगों के अंदर, वो तो बिल्कुल भी कंपेरेटिव, तो उनको अपनी पावर का अंदाजा हो सकता है, वेरी पॉसिबल कि वो खुद ही बगैर किसी अंदाज वो इशारे के आ गए में। और उन्होंने करना भी तो है ना। देखिए, वो चाहते हैं कि सात रिजवी जो हैं वो बाहर आ जाएं, और ये उनको बहुत सख्त जरूरत है कि उनके जो लीडर हैं वो बाहर आ जाएं। और दूसरी बात ये कि जो हर थोड़ी देर बाद हर पार्टी अपनी इम्पोर्टेंस जो है वो शो करना चाहती है, अपने सपोर्टर बेस को भी शो करना चाहती है, तो वो भी चाहते हैं कि वो उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी पावर शो जो होता है वो सबके लिए बहुत। लेकिन नताशा, इसका कोई हल तो ढूंढे ना। इसका ये जो मुआहदे साइन कर लेना, वो भी इन ऐसी चीजों पे जो आपको पता है, हुकूमत को पता है कि ये पूरे नहीं कर सकते, बार बार उनको पता है कि वो ये जो साइन करते हैं एग्रीमेंट्स, ये वो बातें पूरी नहीं कर सकते, तो इसका कोई हल ढूंढे। देखिए, मेरे लिए तो इसका एक बड़ा सिंपल सा हल है, जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल है, वो ये है कि पहले तो आप बैठ के पूरी कौम, सारे स्टेक होल्डर्स ये फैसला करें कि आपकी पहचान क्या है, इस मुल्क की पहचान क्या है, इस मुल्क की मजहबी शिनाख्त क्या है। हम लिबरल से जब आप बात करें तो उनके लिए पाकिस्तान का मतलब कुछ और है, मजहबी तंजीमों से आप बात करें तो उनके लिए पाकिस्तान का मकसद कुछ और है, कि नजरियाती बुनियादों पर पाकिस्तान बना है, किस बुनियादों पर बना है, ये सबसे मुश्किल सवाल है और इसका आज तक हमें जवाब नहीं मिला। सबसे पहले तो आप ये फैसला करें कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। दूसरी चीज ये है, जो पिछले साल और इस साल भी थोड़ी बहुत कोशिश की गई और बाकी सियासी जमातों ने भी बात की कि एक कंसेंसस बनाए, पार्लियामेंट में लाएं, इस पे बात करें, इस पे बहस करें, क्योंकि ये किसी एक हुकूमत या किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। ये एक ऐसी तंजीम है कि ये बार बार इस इशू को इस्तेमाल करेगी और जो भी हुकूमत में होगा वो उनको ब्लैकमेल करेगी। तो अगर आपने इसका हल ढूंढना है तो आप सबको साथ
बैठ के कोई कंसेंसस बनाना होगा। एक तीसरी छोटी सी चीज कि जो हमारे, देखिए हम बहुत पुलिस पे तनकीद करते हैं, पंजाब पुलिस हो, सिंध पुलिस हो, लेकिन यहाँ पे आपकी पुलिस सड़कों पे जाके लड़ रही है, शहीद हो रही है, जख्मी हो रही है, उनका साथ तो दे भाई। पाकिस्तान में तो बैठे, दुबई में बाद में मैच देख लीजिएगा आप उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हुए। अप्रैल में मेरी पुलिस अफसर से बात हो रही थी, तो वो मुझे तब कह रहे थे कि हम यहाँ पे, हमें कहा जा रहा है इनसे लड़ो, पीछे से हुकूमत जाके इनके साथ मुआहदे साइन करके मुज़ाकरात कर लेती है। तो आप हमें बताएं कि मतलब हम क्या करें, हमें तो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों में बहुत जरूरी है कि क्लैरिटी आनी चाहिए। बिल्कुल ये बात, सॉरी मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि बिल्कुल ये पुलिस वाली बात ठीक है कि पुलिस ही इनके साथ जो है वो क्लैशेस हो रहे हैं और उन्हीं की जो है वो जख्मी भी हो रहे हैं, जाने भी जा रही हैं। तो बिल्कुल पुलिस को सपोर्ट इस चीज के अंदर करना चाहिए हुकूमत की तरफ से, और उनको ये भी कि उनको वो अपनी जान जोखिम में डाल के, क्योंकि एक आपको पता है मॉब के आगे जाकर उसको कंट्रोल करना और फिर जो मॉब वायलेंट हो जाए उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल काम होता है। पता है एक इशू ये है, मैं दूसरा अगर पर्सपेक्टिव दूं कि हमें नहीं मालूम कि ये क्लैशेस किस तरह हो रही हैं, क्या पुलिस की तरफ से प्रोपोर्शनेट नेसेसरी रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि अक्सर डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स होता है जो हमारे कानून, हमारे आइन, बैनुल अक़वामी मुआहदों, उन सब के खिलाफ होता है। तो ये भी देखना चाहिए कि आपको नहीं पसंद टीएलपी, उनको ये इस तरह के तशद्दुद वाले प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका मतलब ये नहीं है कि उनको मारा जाए, डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स जो है इस्तेमाल की जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों हुकूमत की तरफ से, टीएलपी की तरफ से मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आता है। मीडिया ऑफ कोर्स इसको कवर उस तरह से नहीं कर सकता, तो हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है। एक बेनज़ीर, एक में जो आपने भी बात की थी और एक मुझे जो बात हमेशा मुझे तंग करती है ऐसे मामलात में, वो ये है कि हम तरीक़ा कार को और इडियोलॉजी को बिल्कुल दो मुख्तलिफ मामलात समझते हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं, पिछली बार जब मुआहदा हो रहा था टीएलपी के साथ, उन्होंने कहा हमें आपकी इडियोलॉजी से, आपके मकासद से इशू नहीं है, हम भी सपोर्ट करते हैं उन मकासद को, आपके तरीक़ा कार से हमें मसला है। आप पहले भी जो हम बात कर रहे थे कि 2017 का जो उनका धरना था, उसके बाद भी जो उनका आइडियोलॉजिकल इशू था कि इलेक्शंस एक्ट में तरमीम क्यों की गई, और उन्होंने जिसका इशू बनाया वो तो पीटीआई ने भी बनाया था, और मेरा ख्याल है अगर कोई और शायद सियासी जमात होती वो भी इस इशू को इस्तेमाल करती है। तो अगर आप आइडियोलॉजिकली एक नफरत अंगेज चीज को सपोर्ट करते हो, आप एक नफरत अंगेज आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हो, तो इस तरह की तंजीमें तो आती जाती रहेंगी, इशू कैसे रिजॉल्व होगा? सो आइडेंटिटी, मुझे नहीं मालूम, एक आइडेंटिटी होती है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ आइडेंटिटीज हो सकती हैं, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो साथ मिलके चल सकते हैं, लेकिन ये तो एक इशू होना चाहिए जिसपे हमें, जो आप कंसेंसस की बात कर रही थी, हमें उस पर कंसेंसस भी लाना चाहिए, और रियासत के हर इदारे को, कि चाहे आपका जो भी मजहब है, हमें एक प्लूरलिस्ट मुआशरा चाहिए जिसमें मुख्तलिफ जो सोच के लोग हैं वो कोएग्जिस्ट कर सकें। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि एक किस्म की सोच को, चाहे वो आपकी किताबें हैं, चाहे वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस की स्पीचेस हैं, चाहे वो और हमारे इक़दाम हैं, उसमें हमें नजर आती है। तो मैं तो एक एक्सट्रीमिस्ट, चाहे, और ये तालिबान वाले टाइम पे भी इशू था कि आइडियोलॉजिकली लग रहा था कि बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन तो फिर कहते थे नहीं, तरीक़ा कार से हमें इख्तलाफ है। इस तरह के जो आपके ईवल्स होते हैं वो सिर्फ स्ट्रेटेजिकली, मेरा नहीं ख्याल, हल हो सकते हैं, उनको आइडियोलॉजिकली भी चैलेंज करने की जरूरत है, और उसमें हमारी रियासत और उसका हर इदारा, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बिल्कुल फेल कर चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल औरत कार्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें, जैसे नई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग औरत कार्ड।